हाय दोस्तों। तो देखिए, वैसे तो आपको पता होगा कि इसराइल ईरान और यूएस का वॉर चलते हुए आई थिंक 29th डे चल रहा है और आज फरवरी 28 को स्टार्ट हुआ था और आज मार्च 28 चल रहा है। ठीक है। सो व्हाट यूएस हैज थॉट कि यूएस 2 या 3 दिन के अंदर इसको या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर इसको पूरे को खत्म कर देगा ईरान के सिलसिले को और दे विल विन, दैट्स ऑल। तो अगर मैं अब ऐसा कहूँ कि यूएस वॉर को हार रहा है, यूएस और इसराइल दोनों में कि इस वॉर से कैसे बाहर जाएं बोल के सोच रहे हैं। इसराइल के जो रियल लाइक जो स्ट्रैटेजी थी या जो प्लान थे विद रिस्पेक्ट टू ईरान, वो फुलफिल नहीं हो रहे कहीं बोल के दिख रहे हैं। ना ही यूएस के, रशिया और चाइना किस तरह ईरान को हेल्प कर रहे हैं सो दैट वो स्ट्रैटेजिकली लड़ पा रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट यूक्रेन के केस में जो यूएस ने हेल्प की थी, सेम अभी ईरान के केस में क्या रशिया वैसे उसको हेल्प कर रहे हैं। चलिए इन सब पॉइंट्स को समझते हैं और अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग्स आपको पता है कि ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा शूट अप कर गया, मतलब एनर्जी आप मान लीजिए। तो इंडिया इस चीज को कैसे टैकल कर रहा है, इस सब के बारे में अभी आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक जो मैंने लगा रखा है, द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रिगर्स एंड स्ट्रेटेजिक मिटिगेशन। ओके, सो दिस इज द टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। द 2026 यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रिगर एंड स्ट्रेटेजिक मिटिगेशन। ठीक है। अब एक बात समझिए, हो क्या रहा है यहाँ पे कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना, बिकॉज ऑफ दिस वॉर बहुत ज्यादा डगमा गई है। ठीक है। अब अगर आप सही तरह देखोगे तो यहाँ पे देखिए, जो वॉर जो है ना ये मल्टी फ्रंट बन चुका है। ठीक है। पहले क्या था कि ईरान इसराइल और यूएस के बीच में था। अब ऐसा नहीं है। ईरान ने क्या किया, जब ईरान के ऊपर मतलब अटैक किया गया यूएस और इसराइल के द्वारा, ईरान ने सबसे पहले जो पेन था उसको डाइवर्सिफाई किया, इन द सेंस उसने डायरेक्ट इसराइल और यूएस को अटैक ना करके उनके जो एडवर्सरीज थे, मतलब उनके फ्रेंड्स थे, उनको अटैक कर दिया। मेनली जो यूएस के जहाँ पर बेस थे वहां पे अटैक किया। अब उसमें जितने भी अपने जो गल्फ कंट्रीज थे सभी को अटैक कर दिया उसने। ठीक है। अलॉन्ग विद द इराक। अब व्हेन दैट डन मींस लाइक जितने भी यूएस बेस मैक्सिमम तो अटैक होना मतलब वो खत्म हो गया, एवरीथिंग इज डन। देन अब क्या किया ईरान ने, जो अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। अब द लास्ट 3 वीक्स वॉर, बेसिकली आपने अगर दो पहले के जो मेरे वीडियो देखेंगे इसी के ऊपर, आपको थोड़ा आइडिया आ गया हो कि क्या ये वॉर पूरा है। तो मैं वो हिस्ट्री के ऊपर तो नहीं जाऊंगा मैं अभी, बट व्हाट आई वांट टू से इज लाइक कि आपको एक्स ऑफ रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि एक्स ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान जो है अपने एडवर्सरीज को प्रिपेयर करता है, मतलब उनको फंडिंग करता है, उनको वेपन्स देता है, सो दैट जब वॉर का टाइम हो या उनको प्रॉक्सी लड़ना हो तो ये उनको फ्रंट कर देता है। द सेम लाइन अब क्या किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जब ज्यादा प्रेशर बनने लगा तो ईरान ने क्या किया कि बाबल मंदी बोल के एक प्लेस है जो हाउथी के कंट्रोल में आता है। ठीक है। यमन के पास ये आता है। वहां पे अब इसने प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। तो इसलिए अब ये जो वॉर है ये डायरेक्ट नहीं रहा, ये बन गया मल्टी फ्रंट काइनेटिक बैटलफील्ड। ओके। तो देखिए, अब थिएटर्स ऑफ वॉर जो ईरान है, ईरान के प्रॉक्सी से ह्यूथी से है, हिजबुल्लाह है, अलाइन मिलिशिया से। तो आपको ह्यूथीस जो मैंने यमन बोला, बाबर मंदिर के पास ही होते हैं, हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर है। ये क्या कर रहे हैं, अभी इसराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसराइल को बहुत भयंकर फेल चुके हैं। इसराइल के अटैक का इनके नियरली 800 प्लस जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। ठीक है। अलाइन मिलिशिया इराक के अंदर आते हैं और इराक और सीरिया के अंदर आते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, हिजबुल्लाह ने क्या किया, नियरली इसराइल के अंदर बहुत सारे अटैक किए, लिटरली बहुत सारे अटैक किए। ईरान ने अभी एक नया एक मिसाइल भी टेस्ट किया है, बैलिस्टिक मिसाइल 4,7 किलोमीटर प्लस की दूरी का वो कवर कर सकता है। ठीक है। और यूजिंग हाउथीज, ईरान इज गोना डू रेजिस्ट्री स्ट्राइक्स। ओके। तो देखिए, अब यहाँ पे ये आ गया कोरैक्स और ये कोलिशन एक्सिस, सब इसके अंदर के यूएस है, इसराइल है और रीजनल बेस्ड यूएस बेस्ड है। ठीक है। अब अभी तक टोटली क्या 16,000 टारगेट हिट किए गए हैं यूएस और इसराइल के द्वारा ईरान पर। ठीक है। वेरीफाइड कैजुअलिटीज अभी अभी तक जो है 1900 ईरान में है, 142 लेबनान के अंदर है, 19 इसराइल में और 13 यूएस सर्विस मेंबर्स मारे जा चुके हैं। ये है ओनली फॉर लाइव्स। और अब जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ है और जो अब जो मतलब जो भी आप यू कैन से नॉन लिविंग थिंग या जो बिल्डिंग्स का या इंफ्रा का जो डैमेज है वो तो भाई अभी काउंट किया नहीं जा सकता, इतना ज्यादा हो गया। ईरान में आप जहां पे जाओगे अभी आप खंडर मिलेंगे। ठीक है। जहां जहां उन्होंने अटैक किया, इसराइल ने जहां जहां अटैक किया, यूएस ने जहां जहां अटैक किया। अब समझते हैं कि मल्टी फ्रंट एक्टर इन द सेंस
कि कौन-कौन यहाँ पे एक्टर्स है इन मल्टीपल में, ठीक है? मतलब कि देखिए, अब सिंगल फैक्टर नहीं बचा है, अब यहाँ पे मल्टीपल वे में चल रहा है पूरा वॉर, सॉरी या मल्टीपल वे में पूरा वॉर चल रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन-कौन इसके अंदर पार्टीज इन्वॉल्व है। सबसे पहला और उनके अलावा कोर मोटिव्स क्या है और कैपेबिलिटीज क्या है। देखिए, यूएस यूएस का कोर मोटिव क्या था कि वहाँ के जो मतलब ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट उसको खत्म करे, ऑयल को प्रोटेक्ट करे और क्लेम डोमेस्टिक विक्ट्री, ठीक है? करंट कैपेबिलिटी आपको पता है यूएस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाय मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है? एडवांस नेवल सुपीरियरिटी, एयर स्ट्राइक सुपीरियरिटी सब है। Recent escalation, major strikes alongside Israel 82nd एयरबोर्न डिप्लॉय, ठीक है? अब देखिए अब हो क्या रहा है कि जो नेक्स्ट अभी इसका जो पार्ट है वो क्या सोच रहे हैं कि बूट्स ऑन फील्ड किया जाए, मतलब यूएस के जो ट्रूप्स है उनको उतारा जाए ईरान के अंदर। बट आई डोंट थिंक ये हो पाएगा कुछ इन नियर टाइम, बिकॉज जो पहले 5 डेज का जो वॉर को स्टॉप किया था, आई वुड से पॉज किया था यूएस के द्वारा, वो अभी 10 डेज को एक्सटेंड कर दिया भाई, क्योंकि जो ट्रूप्स है वो आने में देरी होने वाली है ईरान के अंदर, ठीक है? अब इसराइल की बात करें तो इसराइल का क्या सेम न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है या बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, मिसाइल डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, इनको डिस्ट्रॉय किया जाए और रिजिम चेंज किया जाए और वहां पे जो रीजन है उसको उस पर डोमिनेंस बनाया जाए, ठीक है? इनका जो करंट कैपेबिलिटी क्या एडवांस एयर फोर्स है, आयरन डोम है और रिजर्व इन्फेंट्री, ठीक है? सॉरी, ओके। अब यहाँ पे क्या है इनका जो एस्केलेशन क्या है कि देखिए, हिट्स ऑन तेहरान न्यूक्लियर साइट्स ग्राउंड डिवीजन इनटू साउथ लेबनान। अब इन्होंने क्या किया कि अभी रिसेंटली जो तेहरान की न्यूक्लियर साइट्स उनको बहुत भयंकर अटैक कर दिया और साउथ लेबनान, क्योंकि देखिए जो हिजबुल्लाह थे वो लेबनान के अंदर है, तो वहां साउथ लेबनान से बहुत ज्यादा बमबारी कर रहे थे ये, मतलब नॉर्थ कहाँ पे इसराइल के अंदर, तो वहां पे इतने भयंकर बमबारी की ना साउथ लेबनान के अंदर इसराइल ने, भाई नियरली 800 लोग मारे गए वहां पे, ठीक है? अब ईरान इनका भी क्या मेन मोटिव है कि खुद को सर्वाइव कर सके, रिवेंज लेना है क्योंकि उन्होंने अली खुमैनी को मार दिया है, ठीक है? और हॉर्मुज डिटरेंस, ठीक है? अब इनकी कैपेबिलिटी क्या है, इनके पास बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, नंबर ऑफ ड्रोन्स है इनके पास, ओके? और रॉकेट फोर्स लाइक दोस ऑल दिस स्टफ। एंड इन्होंने अब रिसेंट में क्या किया कि जो मिसाइल बैरियर्स ऑन इजराइल यूएस बेसिस मोबिलाइज प्रॉक्सीज, अब प्रॉक्सीज को ये बोल रहे उठो और अटैक करो और जो इसराइल यूएस के जानवर है सबको ठोके जा रहे हैं, ठीक है? हिजबुल्लाह लेबनान, सॉरी हिजबुल्लाह जो लेबनान के अंदर है, ये बेसिकली एक रीजनल फोर्स है वो से, सो इस ये कुछ नहीं है कि इसराइल का और एक फ्रंट ओपन को बस के लिए यहाँ पे रख रखे इन्होंने। इनके पास थोड़े बहुत रॉकेट्स और मिसाइल्स होंगे और कंटिन्यूस क्रॉस बॉर्डर रॉकेट फायर इसराइल के अंदर करते हैं बेसिकली, और ग्राउंड क्लासेस। अब आते हैं हूतीस के ऊपर। देखिए हूतीस जो है वो यमन में रहते हैं बाबर मंदिर के पास, तो ये रेड सी को ब्लॉक किया जा सकता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेज कर दिया जा सकता है वहां पे और पनिश गल्फ स्टेट्स, ओके? देखिए अब गल्फ स्टेट्स के पास में मतलब जो यूएई है, इसके पास एक अच्छा, सऊदी अरेबिया, जिनके पास दो कंट्रीज के पास एक अच्छा पॉइंट ये है कि वो वेस्ट और ईस्ट कहीं से भी ऑयल को सेंड कर सकते हैं। तो अब क्या है जो अपना ईस्ट है, ईस्ट के अंदर तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आता है इनके, और वेस्ट के अंदर इनको आता है बाबल मंदिर। अब अगर दोनों जगह चोक हो जाए तो बस खत्म, वहां पे वो ऑयल कहीं बेच नहीं सकते, तो दैट्स फेयर उनके लिए नाइटमेयर रहेगा। ठीक है, बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल्स ये अभी हो जिसके पास है, एंटी शिप मिसाइल भी, सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और सी शिप फायर्ड मिसाइल टुवर्ड्स इसराइल, फाइन। अब हम समझते हैं कि ये जो शिफ्ट है वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से लेके ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर में कैसा हो गया। देखिए पहले क्या था, पहले के 50 में था ना, ये रीजन में रखा हुआ था, मतलब जो मिडिल ईस्ट था वहीं पे मोस्टली अटैक हो रहे थे। अब ये ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर कैसे बन गया, आपको ये समझना पड़ेगा। एक पेट्रो डॉलर एक वर्ड होता है, आपको समझना पड़ेगा, मतलब जो पेट्रोल और डॉलर किससे लिंक है, और एक चीज ऑयल इकोनॉमी, ठीक है? अब देखिए लेट्स से इंडिया, इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल का, राइट? अगर कहीं पे भी वर्ल्ड में ऑयल का कुछ भी डिस्क्रिप्शन आता है, मेनली मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो प्राइस है वो शूट अप हो जाता है ऑयल का, बिकॉज ऑफ दैट। आपको पता है कि अगर डीजल या पेट्रोल महंगा होता है तो क्या क्या महंगे हो सकते हैं, सब कुछ महंगा हो जाता है, राइट? द सेम लाइंस उसी के अंदर जो पहले क्रीज में वॉर था, वो अब ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर होने के कारण पूरे वर्ल्ड में लॉजिस्टिक नाइटमेयर देखना पड़ रहा है,
फ्यूल जो एनर्जी क्राइसिस है वो देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, द ट्रू बैटलग्राउंड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी इज नॉट द एयर स्पेस और टेल अवीव और तेहरान, इट्स अ मैरीटाइम आर्टरीज ऑफ द मिडल ईस्ट। द एक्स ऑफ रेजिस्टेंस इज स्टेजिंग अ ड्यूअल वेल ब्लॉकेड ऑन ग्लोबल ट्रेड। अब देखिए, जो अभी का जो रिसेंट वॉर है ये कोई टेल अवीव या तेहरान के एयर स्पेस के ऊपर नहीं हो रहा, ये हो रहा है सी पे, ठीक है। जिसने इन दो स्ट्रेच बाबल मंदीप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर लिया, बस उन्हीं के पास पूरा वॉर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली जो 11 मिलियन बैरल्स ऑफ डे ऑफ ग्लोबल सप्लाई करंटली एट रिस्क। देख हो क्या रहा है ना कि जो ऑयल था पहले, मतलब पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंसूर होके जाता है, वो पूरा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। कुछ बस 5 या 6 कंट्रीज जो ईरान की फ्रेंड्स है उनको जानते हैं, बस पूरा ऑयल अभी ब्लॉक हो रखा है। अब बिकॉज ऑफ दैट हुआ कि जो पहले 11 बिलियन बैरल्स पर डे उस स्टेट से हो जाते हैं, अब वो नहीं हो पा रहे। बिकॉज ऑफ दैट क्या है कि वर्ल्ड का 20% ऑफ द होल जो ऑयल है वो रुक गया ट्रेड में, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। कार्गो इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर गल्फ वॉयेजेस हैव सर्ज्ड अप टू 20x नॉर्मल रेट्स। अब देखिए, होता क्या है ना कि अब जब भी कोई शिप जाता है उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है कि लेट्स से शिप को तो कुछ हो जाए तो वो इंश्योरेंस से क्लेम किया जा सकता है। अब क्या किया इंश्योरेंस कंपनी ने, जो जो शिप्स उस एरिया में जा रहे हैं वहां पे इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा शूट अप करते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने कुछ शिप्स पे अटैक किए हैं एंड दोज गॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक, अब क्या इंश्योरेंस कंपनी डर में आके वो बोली कि हम इंश्योरेंस देंगे, अगर आपको लेना भी है तो 20x प्राइस, जो पहले 1 रुपए था वो 20 रुपए हो गया, बोल मतलब इस तरह वो कर रहे हैं। तो या आप देखिए, हर शिपिंग में हर एक रुपए का बहुत मायने होता है, ठीक है। बिकॉज शिपिंग इज द चीपेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट समथिंग, बट या एट द सेम टाइम इफ something happens in logistics supply chain, then it will disrupt each and everything, right? The visible war, देखिए, visual war क्या है कि territorial disputes and military attrition है, but the invisible war is the economic front, trade, energy routes, inflation and energy chokepoints. ईरान यही खेल रहा है, ईरान खेल रहा है द इनविजिबल वॉर, और जो इसराइल और यूएस खेल रहे हैं वो है विजुअल वॉर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझ, जो पेट्रोल में जो पॉइंट बोला था, वॉर के कारण ना अमेरिका को लॉस से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? देखिए, अब सऊदी जो मिडल ईस्ट है वहां से ऑयल नहीं जा रहा, तो बड़ा कौन है बचा हुआ जो ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, वो रशिया और यूएस है। इसको लेट्स फॉर सम टाइम लेट्स कीप असाइड रशिया, बिकॉज वो अभी यूक्रेन के वॉर में मतलब इंडिया जोर था और यूक्रेन करने से अटैक कर रहा है रशिया के ऊपर। अब जो यूएस जो मेनलैंड से जो जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो क्या, बिकॉज ये अब ये की सप्लाई बड़ा सप्लाई बच गया जो सेफ है सबसे, तो ये अपने ऑयल के प्राइस को जितना अच्छा उतना कैप करके बेच रहा है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, इनके तिजोरी में पैसे आ रहे हैं एंड सॉरी एंड इनके तिजोरी में पैसे तो आ रहे हैं, अलॉन्ग एट द सेम टाइम जो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। अब जो इंडियन रुपये वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोई भी वर्ल्ड में जहां जहां भी वॉर हो रहे हैं, जहां जहां जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो डेफिनेटली उनका जो अभी बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस वो डिक्रीज ही हो रहे होंगे, उनका जो वैल्यू होगा। डॉलर एट द एंड ऑफ द डे ये इंप्रूव हो ही रहा है, इसके वैल्यू जो इंप्रूव हो ही रही है, ठीक है। अब चलिए समझते नेक्स्ट थिंग को। अब देखिए, मैंने जिस तरह बोला था आपको कि दो चोक पॉइंट है, ठीक है, पूरे इस एरिया के अंदर। एक ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और ये है बाब एल मंदीब जो अभी यहाँ पे जो आपको रेड है, बाब एल मंदीब, ठीक है। ये रेड सी कह रहे हैं, ये अपना आपको पता ही होगा, ठीक है, अरेबियन सी का मतलब इस तरफ का जो पूरा है ये आता है, ठीक है। अब यहाँ से जो पूरा वर्ल्ड का 20% जाता है और यहाँ से 10 to 12% हम मान लें, सो टोटल अराउंड 32% ऑफ द होल वर्ल्ड ऑयल नाउ गॉट डिस्ट्रक्टेड टोटली, ठीक है। पहले जो यहाँ सऊदी अरेबिया या यूएई थोड़ा बहुत करके यहाँ से बेच देते ऑयल, अब वो यहाँ से नहीं बेच रहे हैं बिकॉज हौतीस ने यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आप समझिए कि जो इंडिया ऑलरेडी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्राइसिस विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, मेनली एलपीजी के ऊपर। अब वो और ज्यादा डीपन होने वाला है और वर्स होने वाला है उससे, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, अब आपको यहाँ पे ये एक समझना पड़ेगा कि जो सेट है, ठीक है, जो चोक पॉइंट 2 है जो यहाँ पे, वो हौतीस किससे दे सकते हैं, वो दे सकते हैं ड्रोन से, एंटी शिप मिसाइल से, ठीक है। उनके उनको ये सब दे कौन रहा है, वो दे रहा है अपना ईरान। अगर ये रूट इफेक्ट होते तो केप ऑफ गुड होप से होकर आना पड़ेगा, सुएज कैनाल, केप ऑफ गुड होप, इस तरह, और ये बहुत ज्यादा लंबा रूट है, बहुत ज्यादा ही लंबा रूट है। इस कारण क्या कॉस्ट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के, एवरीथिंग गॉट शूट अप, ओके। अब आपको और एक चीज समझनी पड़ेगी, देखिए टिट फॉर टैट एक चीज बोल जाती है।
अब होता क्या है कि जब इसराइल और रशिया का सॉरी जब यूक्रेन और रशिया का जब वॉर चल रहा होता है, तो होता क्या है कि यूएस जो है यूक्रेन को ड्रोन टेक्नोलॉजी देता है और रशिया को अटैक करता है। ठीक है, अगर मैं और प्रिसाइसली बोलूँ तो ईरान ने सबसे पहले रशिया को दिए थे ड्रोन का जो टेक्नोलॉजी था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। अब उसके ऑपोजिट में यूक्रेन ने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी, मतलब उसको टैकल करने ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब यहाँ पे पूरे जो बैक एंड कर रहा था व्हेन यूक्रेन एंड रशिया वॉर वाज हैपेंड, यूएस वाज बैकिंग देम, यूक्रेन। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब ईरान वॉर कर रहा है अगेंस्ट यूएस और इसराइल, रशिया बैकअप कर रहा है। अब ये सबको पता होगा कि ईरान जो है वो मिसाइल्स, पहले से पहले ड्रोन का पूरे फॉर्म ऑफ ड्रोन फिर से बहुत ज्यादा, जिससे कि उनका जो डिफेंस सिस्टम वो ओवरवेलम हो जाता है। और जब रियल में जब एक क्या बोलते हैं मिसाइल छोड़ दे, द सेकेंड वेव जहाँ मिसाइल रहता है वो टैकल नहीं कर पाते और अटैक कर देते हैं। इन द सेम लाइन यूएस और इसराइल उस चीज फ्लॉप हुए उस चीज को समझने में। ठीक है, अब क्या कर रहा है यूक्रेन, यूक्रेन ये बोला कि वी आर रेडी टू हेल्प यू विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। सो व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग ऑल दिस स्टफ इज लाइक, सी द ड्रोन टेक फीडबैक लूप, हार्डवेयर एक्सपोर्ट जो है ईरान सप्लाइज चीप मास प्रोड्यूस्ड अटैक ड्रोन्स टू रशिया व्हेन यूक्रेन एंड रशिया वॉर वाज हैपनिंग। ओके, अब बैटलफील्ड टेस्टिंग, रशिया यूटिलाइजेस इरानियन ड्रोन्स इन द यूक्रेन थिएटर। ओके, तो जो शाइन ड्रोन्स उनका टेस्टिंग हो गया रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर। ठीक है, अब टैक्टिकल एडेप्टेशन, यूक्रेन डेवलप हाईली इफेक्टिव लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम्स एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज विद रिस्पेक्ट टू ड्रोन सिस्टम। अब ये क्या टैक्टिकल एडेप्टेशन ये दे रहे हैं कहाँ पे, यूएई, सऊदी, इन सबको। आज होता क्या है कि एक दिन पहले जो अपने जेलेंस्की और जो अपने यूएई के जो हेड है वो, जो गल्फ स्टेट में हेड आप मान लीजिए, जो वो मिलके अभी एक छोटा सा आई वुड से डील कर रहे हैं कि ड्रोन सिस्टम, मतलब ड्रोन डिफेंस सिस्टम को कैसे डेवलप करना होगा, राइट। तो ये है पूरा एक फीडबैक लूप, किस तरह जब ईरान ने बैक किया रशिया को और यूएस ने बैक किया यूक्रेन को, तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन डिफेंस सिस्टम जिस तरह डेवलप है वो इस फॉर्म में कैसे प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में। देखिए, आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, ब्रेंट क्रूड और इंडिया क्रूड बास्केट। देखिए, इंडियन जो क्रूड बास्केट है वो since when the war has started, since 20th Feb, okay, so let's say this day, okay, 20th Feb, आप देख सकते हैं कि जो इंडियन क्रूड था उसमें और वो कम था बेसिकली देन दैट ऑफ ब्रूट क्रूड। अब यहाँ पे होता क्या है कि एज द वॉर गोस ऑन, आप देख सकते हो कि इंडियन क्रूड बास्केट के अंदर कितना बड़ा जंप आया है देन दैट ऑफ द ब्रूट क्रूड। ब्रूट क्रूड मतलब जो अभी ग्लोबल ऑयल रेट चल रहा है वो 108 चल रहा है, बट इंडिया के पास जो वाला है वो 106 का आ रहा है। क्यों? देखिए, अब इंडिया क्रूड बास्केट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडिया जो है मोस्टली अपना ऑयल जो लेता है वो लेता है गल्फ स्टेट से एंड रशिया से। रशिया थोड़ा बहुत कम है देन दैट ऑफ द गल्फ स्टेट्स। अभी जो गल्फ स्टेट्स हम जितना भी लेते हैं, अब वहां पे ऑयल का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ दैट। हो क्या रहा है, हम जहाँ से मेनली ऑयल मंगवाते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया। ठीक है, ब्रेंट क्रूड मतलब पूरा ग्लोबली ऑयल जो रेट है वो। ठीक है, ये और देखिए, ये ओनली ऑयल प्राइस ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको व्हेन इट कम्स टू इंडिया आपको देना पड़ता है शिपिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, देन क्रूड ऑयल चार्ज, ये सब मिला के हमें, मतलब ऐसा ऑयल कंपनीज को आया जाता है फ्रॉम एक्सपोर्ट, ओके, सॉरी फ्रॉम इम्पोर्ट। अब देखिए, इंडिया के फर्स्ट में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इंडिया डायरेक्टली तो वॉर नहीं है बट इनडायरेक्टली इंडिया बहुत ज्यादा झेल रहा है इस वॉर के कारण। ठीक है, अब आपको वनरेबिलिटी समझनी पड़ेगी। देखिए, सबसे ज्यादा वनरेबिलिटीज जो है वो आपको पड़ रही है एनर्जी डिपेंडेंस के ऊपर, बिकॉज जो हमारा एलपीजी है ये हम 90% कतार से मंगवाते हैं, वो टोटली ब्लॉक हो गया। आप पता नहीं अब आ रहा होगा तो आ रहा होगा, बट अप टू माई नॉलेज दैट्स नॉट कमिंग टू अस। हम अभी थोड़ा रशिया से मंगवा रहे हैं, राइट। एलएनजी भी सेम है, एलएनजी हम 50% मंगवाते थे। ठीक है, इन फ्रॉम कतार, ऑल दो सऊदी अरेबिया, ऑल दो स्टफ, अब वो ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, और अलोंग विद दिस वन, इंडिया के लोग जो मिडिल ईस्ट में, वो नियरली 1 CR प्लस, मतलब 1 करोड़ प्लस लोग, इंडियन लोग गल्फ स्टेट्स के अंदर रहते हैं। अब क्या है, इसका जो रेमिटेंस आता है, ठीक है, एक्सटर्नल रेमिटेंस, वो बहुत ज्यादा होता है, अब वो भी कम होने का डर है। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटरवेट करने के लिए क्या किया, जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं,
मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलियंस, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर, मॉडेस्ट डेब्ट्स, एक्सटेंसिव ग्रेन फर्टिलाइजर स्टॉकपिल्स। ठीक है, ये है इंडिया के पास, तो उसी को अब यूज करने की तैयारी कर रहा है। और जियो पोलिटिकल ऑटोनॉमी, अब देखिए इंडिया पूरे इस वॉर में ना, इंडिया की बस एक वाहवाही हो रही है, मतलब वॉर चल रहा है बट इंडिया की वाहवाही क्यों हो रही है? क्योंकि इंडिया जो अभी जो डिप्लोमेटिक गेम कर रहा है वो किसी ने नहीं किया अभी तक। इंडिया इज प्लेइंग इट वेरी 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 वेल। ओके, हैट्स ऑफ टू दैट आवर फॉरेन मिनिस्टर एंड टू द पीएम मोदी दैट दे आर लीडिंग दिस इन अ वेरी गुड मैनर। ओके, अब समझते हैं, देखिए इंडिया के जो 4 पिलर्स है, ठीक है, वो किस तरह प्ले कर रहे हैं। इंडिया क्राइसिस डिफेंसिव, अ 4 पिलर प्लेबुक। ठीक है, अब पूरे इस क्राइसिस को डिफेंड करने के लिए इंडिया के 4 पिलर्स कौन से हैं? देख, सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन मास इवैक्यूएशन। ठीक है, जो इंडिया के जो सिटीजन थे वहां, जो भी अदर कंट्री में थे, मतलब ईरान जो अभी डिस्टर्ब एरिया उसके अंदर, वहां से इवैक्यूएट किया। नियरली 4,50,000 लोग अभी तक इवैक्यूएट किया जा चुका है। ठीक है, अब एनर्जी रिरूटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, जो हम मतलब from long time we are thinking of that कि we need to be self reliant on our energy, and also जो हम एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, राइट नाउ इट्स विल टेकन अ फ्लाई। ओके, सो अभी ये बढ़ाया जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक बफर्स एंड लॉजिस्टिक्स, अब्सॉर्बिंग प्राइस शॉक एंड इंश्योरिंग ट्रांसिट। तो अभी क्या करें, गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है सो दैट की जो बफर, इकोनॉमिक बफर वो बना रहे हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी, तो ऐसे मेंशन कि वो बैक चैनल से पूरा भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो टू prevent an economic collapse, New Delhi activated all 4 pillars simultaneously within 14 days. So ये जितने भी चल रहे हैं ये पूरे 14 days के अंदर पूरा किया गया काम। So हमारी गवर्नमेंट अभी एक्टिव काम कर रही है इन सब चीजों में। ठीक है, सो एज आई मेंशन, जो 4 पिलर्स उसमें से एक था जो इवैक्यूएशन करना, तो अभी तक नियरली 4,50,000 लोग को इवैक्यूएट कर दिया गया वहां से लेट मार्च के अंदर। ठीक है, और जो हम अपने जितना भी ऑयल हमारा वहां से आता है मिडिल ईस्ट से, उसमें 70% हमने अभी रिरूट कर दिया है। वेनेजुएला से मंगवा रहे हैं, यूएस से मंगवा रहे हैं, कनाडा से मंगवा रहे हैं, रशिया से मंगवा रहे हैं। सो नियरली 41 कंट्री से अभी हम मंगवा रहे हैं टोटली। ठीक है, सो या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, इंडिया इज डूइंग राइट नाउ, ओके, टू टैकल दिस थिंग्स। और अब क्या, जो सऊदी का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, वो जो अभी अगर हाउथीज वहां पे अटैक करे तो ये वाला रोड भी खत्म हो जाएगा अपना। यूएई सेम इन द सेम लाइन, ये भी खत्म होने के चांस है। ठीक है, supply diversity, imports base expands from 27 to 41 countries. Record Russian Ural imports 2 million barrels per day utilized via temporary US treasury waivers, refining running at more than near to 100% capacity. ठीक है, तो देखिए अभी हम रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंट हो चुके हैं ऑयल के। दैट्स व्हाट एवरीथिंग इज स्टेइंग राइट हियर। ओके, अब देखिए एनर्जी सेल स्ट्रेटजी, आप पूरे एनर्जी को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी शॉक है कोई छोटा शॉक नहीं है, इसको हम कैसे पूरे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और या कैसे इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सो दैट इंडिया कुड स्टे स्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेटजिक बफर्स। स्ट्रेटजिक बफर के अंदर हम, हमारे पास जो है 25 डेज का स्ट्रेटजी बफर रहता है, हम उसको पहले बढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, वी आर थिंकिंग ऑफ टू इंक्रीज एज मच एज पॉसिबल, और जब भी हमें वॉर लाइक सिचुएशन लगे तो या वी विल यूटिलाइज दैट स्टफ। ओके, सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर आउट है, रिफाइनरीज जो अपने 100% अभी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम एलपीजी, मैक्सिमम जितना भी आउटपुट होता है रिफाइनरी से, ठीक है, उसको एलपीजी बनाने के लिए पूरा ड्राइव कर दिया गया है। ठीक है, अब रिफाइनरीज रनिंग जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रही है, बिकॉज होता क्या, देखिए जो प्रोपेन ब्यूटेन जो एलपीजी मेन कंटेंट होता है, वो बेसिकली अगर फैक्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट होता है देन दैट ऑफ एलपीजी करे तो। ठीक है, एलपीजी आउटपुट आर्टिफिशियली बूस्टेड 28%, डिलीवरिंग 5 मिलियन सिलेंडर्स पर डे टू प्रिवेंट हाउसहोल्ड शॉर्टेज। देखिए अब हुआ क्या, बिकॉज ऑफ एलपीजी हमें कतर से आता है, वो अब नहीं आ पा रहा है, तो भाई डोमेस्टिक जो जितने भी रेफिनरीज उनको बोल दिया कि एलपीजी जो प्रोडक्शन उसको बढ़ाओ। ठीक है, अब आते हैं रेडिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो same supply base expand 27 to 41 countries, as I mentioned. ठीक है, 70% of the crude effectively rerouted via non-Hormuz pipelines. Russia crude imports surged to near 2 million barrels per day under temporary US regime. Okay, अब अब आप समझिए कि इंडिया, ठीक है, किस तरह यूजिंग फ्यू नॉट्स कंट्रोलिंग ऑल द स्टफ। ओके, देखिए एक्सटर्नल ग्लोबल प्राइस प्रेशर, अब बाहर के जो ग्लोबल में है, ठीक है, वो $100 से पार कर चुका है ऑयल, बट हमें अभी आप देख सकते हो इंडिया के अंदर प्राइस नहीं बढ़ा, जबकि अमेरिका यूएस जितने बड़े बड़े कंट्री सबके अंदर बढ़ चुकी प्राइस। वाई इन इंडिया ये नहीं बढ़ा? देखिए सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि इंडिया जो है वो यूजिंग टैक्स गेम, क्या बोलते हैं, प्राइस को एट द कंज्यूमर एंड पे नहीं आने दे रहा, कि बेसिकली
जो गवर्नमेंट है या जो ऑयल कंपनी वो लॉस को पूरा बेयर कर रही है, नियरली 86 रुपीस ऑन some diesel per liter, and I think some around 36 rupees on petrol. Government is bearing the loss. Okay, so let's see the what are three valves which India is using to control the external global price pressure. Okay, so strategic petroleum reserves को हम बढ़ाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, expand capacity from 5.3 to 6.5 million metric ton. Okay, provide a capacity 25-day import buffer supplemented by a 90-day company stockpile rule. Okay, the LPG control order जो second valve है वो domestic LPG production जो 28% बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और 5 million cylinders delivered daily as I mentioned with the last one in the last slide. Okay, valve 3 maritime risk mitigation, a government वारस इंश्योरेंस फंड। देख अब क्या किया, जो इंश्योरेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण जो देखिए इंश्योरेंस कंपनी जो होती है यूएस की होती है या यूरोपियन कंट्रीज में मैक्सिमम होती है। अब इंडिया ने क्या किया, क्यों उनसे इंश्योरेंस लें जब वो ज्यादा कॉस्ट दे रही है, क्यों ना इंडियन कंपनी से उसको बेयर कर ले। तो एट इन द सेम लाइंस कि अभी के गवर्नमेंट ने वॉर रिस्क इंश्योरेंस फंड बोल के स्टार्ट किया जिसके अंदर वो शिप का इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये समझते हैं स्ट्रेटजिक क्रॉसवर्ड डिप्लोमेटिक डिसीजन मैट्रिक्स, अब देखिए जो डिसीजन मैट्रिक्स अभी इंडिया ले रही है, अगर हम लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि अगर ये लेफ्ट में जाए राइट में तो क्या हो सकता है। लेट्स से अगर इंडिया अलाइन कर जाती है यूएस और इसराइल से, ठीक है, मतलब बाई यूएस एंड एलएनजी अफ्रीकन ऑयल, बेनिफिट क्या होगा, स्ट्रेंथन वेस्टर्न टेक डिफेंस ऑल दो स्टफ, ठीक है। रिस्क क्या है, एलिनेट्स गल्फ सप्लाई सीवियर डोमेस्टिक बैकलैश। अब देखिए होगा क्या अगर यूएस और इसराइल तरफ इंडिया ज्यादा इस वॉर, ओनली इस वॉर, आई एम सेइंग दिस वॉर, अगर ज्यादा अलाइनेट हो जाती है उनकी तरफ तो इंडिया को लेना पड़ेगा, यूएस का एलएनजी लेना पड़ेगा और ये अफ्रीकन ऑयल लेना पड़ेगा, ठीक है, या वेनेजुएला, वो सब बहुत कॉस्टली है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, रिस्क में क्या आएगा मेनली कि जो गल्फ कंट्रीज है वो गुस्सा हो जाएंगी और लेट्स से आफ्टर वॉर जो सिस्टम है वो बैक टू ट्रैक नहीं आ पाएगा बिकॉज वी डिनाइड देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अब जैसे अभी जो है इंडिया न्यूट्रलिटी पे है, ठीक है, सो आई विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन लेटर टाइम। ओके, राइट नाउ अगर हम ईरान या गल्फ की तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाते हैं तो रैंप अप गल्फ ईरानियन बाइस, ईरान से हमें ऑयल आ जा सकता है, प्रोटेक्ट 10 मिलियन डायस्पोरा, सिक्योर लोकलाइज्ड एनर्जी डील्स, ठीक है, जो अभी इंडिया के जो लोग रह रहे हैं नियरली 1 करोड़ उनके लिए हम सेफ्टी मेजर कर सकते हैं, बट इन्वाइट सेवियर यूएस सैंक्शंस इरोड वेस्टर्न प्रेस, तो अगर यूएस सैंक्शन ज्यादा जाए तो इंडिया को बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो हम वो भी नहीं ले सकते। प्योर डोमेस्टिक फोकस, लेट्स से कि अगर हम प्योर डोमेस्टिकली पूरा हम खुद को करने की कोशिश करें, ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट ना करें सब, तो हैवी सब्सिडीज रिलीज रिजर्व्स, हमें ये रिजर्व्स को रिलीज करना पड़ेगा, सब्सिडी ज्यादा देना पड़ेगा वरना कॉस्ट बढ़ जाएंगे। इज दिस इमीडिएट पब्लिक हार्डशिप, हाँ थोड़ा कंट्री की थोड़ा तो भार कम होगा, बट मैसिव फाइनेंशियल ड्रेन इन गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा लॉस सहने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस और अनसस्टेनेबल इफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो ये जितना भी अपने रिजर्व है सब खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे इंडिया। ओके, नाउ कम टू न्यूट्रलिटी पॉइंट, तो यहाँ पे ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्वाइज ग्लोबली, मैक्सिमाइज एनर्जी एक्सेस, मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो यह अभी बिकॉज ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन तो टाई सारे के साथ हमारे अच्छे रहेंगे और हम अपने ऑटोनॉमी मेंटेन कर पाएंगे। एंड रिस्क क्या होगा, हाँ एलाइज और बोथ के साथ थोड़ी सी भीड़, बट या हम जब तक चाहे हम उसका एवरेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि अभी हम जो इम्पैक्ट्स और जो सिनेरियोस उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या सिनेरियोस वॉर में हो सकते हैं, ठीक है। अब जो करंट स्टेज है, ट्रिगर्ड मल्टीपल डिटरेंस फोर्स, यूएस अवॉइड ग्राउंड्स फॉर। अब यूएस क्या है, ग्राउंड को अवॉइड करना चाह रहा है, ठीक है। अब क्यों करना चाह रहा है, क्यों देखिए अगर वो ज्यादा ही वॉर लॉन्ग प्रोलॉन्ग कर देता है या इफेक्ट कर देता है तो ऑयल के प्राइस पूरे वर्ल्ड में शूट अप हो जाएंगे और अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा कि उसको कंट्रोल करे बोल के, ठीक है। अब लेट्स से कि अगर ये जो है लो इंटेंसिटी वॉर में बदल जाती है, ठीक है, अब होगा क्या, म्यूचुअल डिटरेंस होल्ड्स, यूएस अवॉइड ग्राउंड वॉर, इम्पैक्ट ऑयल रिमेन्स वॉलेटाइल, ऑयल का जो प्राइस है वो चेंज होता है क्योंकि वॉर तो चल रहा है बट लो इंटेंसिटी वॉर, लाइक कोल्ड वॉर की तरह, ठीक है। इंडिया रिलाइज ऑन एसपीआर, स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिसोर्स एंड फ्यूल सब्सिडीज, फ्रोजन रीजनल टेंशन, तो इसमें कुछ ज्यादा मतलब इंडिया को तो प्रॉफिट नहीं होगा, इंडिया को मैक्सिमम उससे लॉस ही होगा, बट या मोस्टली यही होने वाला है, अभी लो इंटेंसिटी वॉर चलने वाला है, ठीक है, बिकॉज आई अप टू माय नॉलेज ईरान और सॉरी यूएस इसराइल बैक करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू सीज फायर, ये इसके थोड़े कम ही चांस है देन दैट ऑफ द फर्स्ट लो इंटेंसिटी। अब इस टाइम क्या होगा, ऑयल के जो प्राइस है अगर सीज फायर हो जाता है तो ऑयल के प्राइस है 80 डॉलर पर बैरल से कम में आ जाएंगे, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। अब उसके लिए क्या बैक चैनल मेडिटेशन करना पड़ेगा और
और जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा ईरान, जो इसके कभी मानने वाला नहीं है। अब मानते हैं ये हो गया पूरे रीजनल वॉर के अंदर और ज्यादा मतलब क्या चेंज होने लग गया। तो इंडिया का तो भाई लंका लगने वाली है, ठीक है। 150 से 200 डॉलर के बीच का कॉस्ट पे चल जाएगा और इंडिया फिर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन किस में आती है, अगर हाउथीज रेड सी को टोटली ब्लॉक कर देते हैं अलॉन्ग विद द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और थर्ड है वर्ल्ड वॉर 3 सिनेरियो, ऐसे बहुत कम चांसेस होने के, ठीक है। बट अगर होता है तो पूरा वर्ल्ड में सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी, राइट। अब एज आई मेंशन कि पिछले स्लाइड के अंदर की क्या क्या है, तो या इन द सेम लाइंस की अगर सीजफायर हो जाता है तो डिप बिलो $80, ओके। अगर यूनिलेटरली एस्केलेशन होता है तो कोई भी कंट्री हट जाती है तब भी रैपिड ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। मतलब लाइक अभी जानवर पता यूनिलेटरली एस्केलेशन होने वाला है यूएस का तो मेनली इसराइल का आई कांट से, बट या यूएस आई थिंक इट मे हैपन आउट देयर, ओके। सो अगर प्रोलॉन्ग इन चल जाता थोड़ा बहुत तो वोलेटिलिटी तो बनी रहेगी, अगर मतलब लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर, बट इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। अगर रीजनल एस्केलेशन हो जाता है जिसके यहाँ थोड़े बहुत चांसेस, तो फिर तो इंडिया को लॉस ही लॉस है, ठीक है। अब लास्ट है द डोमिनो इफेक्ट। अब देखिए हुआ क्या स्टार्टिंग से, अगर आप समझेंगे उसको तो पहले क्या था, काइनेटिक था, ठीक है। मतलब पूरे हर कंट्रीज में किस तरह का इफेक्ट पड़ा, आप ये समझिए। देखिए इसराइल और यूएस ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो ये पहले वहीं तक था। फिर एसिमेट्रिक वॉर स्टार्ट किया ईरान ने। उसके बाद जब एसिमेट्रिक वॉर स्टार्ट कर थे, ईरान ने क्या किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया, बिकॉज लॉजिस्टिकल नाइटमेयर आ गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके कारण क्या हुआ, कम्युनिटी शॉक आया। अब बिकॉज ऑफ कम्युनिटी शॉक अब हर एक चीज पे, लाइक आप फर्टिलाइजर ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, किसी भी चीज पे ले लीजिए उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। पहले क्या था, ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था, फिर एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट चेंज हुआ, फिर लॉजिस्टिक नाइटमेयर चेंज हुआ, फिर कम्युनिटी इश्यूज का के अंदर चेंज, अब मैक्रो लेवल पे पूरा इफेक्ट कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि एक वॉर किस तरह पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है। तो या ये था पूरा कि किस तरह इसराइल ईरान वॉर, यूएस इसराइल वॉर किस अफेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक थिएटर को। और अभी जो अभी जो फोर्थ वीक चल रहा है पूरे इस वॉर का, 29th डे, तो किस तरह पूरे इंडिया को मेनली किस तरह इफेक्ट हो रहा है बोल के, ठीक है। अब अगर मैं मेरी प्रोडिक्शन मानो कि अगला फ्यूचर मतलब वॉर का क्या होने वाला, तो इन माई नॉलेज यूएस और इसराइल विल बैक ऑफ। यूएस कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा कि बस आई वॉन बिकॉज आई हैव बॉम्बर्ड ऑल द टारगेट्स, आई वॉन एंड या दैट्स ऑल, आई विन द वॉर बोल के हट जाएगा। आई थिंक यही होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। लेट्स होप फॉर द गुड थिंग्स की जैसे वॉर खत्म हो जाए और इंडिया अगेन नॉर्मल स्टेट में आ सके, इंडिया बिकॉज ऑफ जो ये अभी ऑयल क्राइसिस चल रहे हैं सब। सो आई थिंक आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। इफ ये समझ में आया तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू एवरीवन एंड जय हिंद।